अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 26 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। पहले कोई 20-25 मिनट में कोशिश करके एमसीक्यू कर लेते हैं आईएफआरएस 16 के। Which of the following statements are correct in context of IFRS 16? When supplier has a substantive right of substitution, then contract does not constitute a lease. सही बात है ना? जब सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीज नहीं कहलाता। बिल्कुल सही है। When consideration for use of an asset is paid in terms of goods and services other than cash, then the contract does not। ये अजीब सी बात है, पहली बार ही देख रहे हैं हम तो। ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट। लीज के पूरे स्टैंडर्ड में हमने तो ऐसी बात नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना, तो जो अजीब सी बात होगी वो फिर अलग थलग ही होगी। ये कर ही लें फिर थोड़ा सा। FAR1 का टच अब आ गया तो क्या करें, है जी। आपको कुछ याद है गियरिंग रेशो क्या होती थी और करंट रेशो क्या होती थी? नहीं याद तो मैं करवाता हूँ। अब ये कहना कि जी वो FAR1 सर जी उन्होंने कर ली थी, कर सकते हैं वो टेस्ट, उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। पिछले पर्चे से कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं वो। कभी कभी IS 8 को टेस्ट किया होता है उसने, 1-2 बार किया था उसने, ठीक है ना। करेक्शन ऑफ एरर तो आ ही रहा होता है। अच्छा जी, गियरिंग रेशो क्या हुआ करती थी? कोई नहीं, जितना आपने पढ़ा हुआ है वो काफ़ी है इंशाल्लाह। बस जी, गियरिंग रेशो क्या होती है? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन कर लें या सिर्फ इक्विटी कर लें, बात तो एक ही है। ज़रा समझने के लिए इक्विटी लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे लॉन्ग टर्म लोन आ भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं होना पड़ता, वो तो दोनों तरफ सेम ही रहना है। और दूसरी होती है करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर। अच्छा, अब एन एंटिटी एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑन लीज, तो ये लेसी है। लेसी क्या एंट्री करता होता है लीज पर एसेट ले तो? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ओके, द लीज पेमेंट्स आर पेएबल सेमी एनुअली इन एरियर बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन लेसीज करंट एंड गियरिंग रेशो अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज? अब क्या एंट्री करता है जी लेसी? पहली एंट्री कमेंसमेंट पर, लेसी कमेंसमेंट डेट पर ये एंट्री करता है राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। कोई ऐसे फिगर अज्यूम कर लो, 100 रुपये मिसाल के तौर पर। अब ये राइट ऑफ यूज जो है ये एसेट है और लीज लायबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर करंट और नॉन करंट दोनों पोर्शन पड़े हुआ करते थे, याद है। अब इसको जरा ध्यान में रखते हुए मुझे बताओ, जब ये ट्रांजैक्शन होगी तो एक तरफ एसिड बढ़ेगा, बोलो एसिड का बढ़ना गियरिंग रेशो को बढ़ाएगा। एसिड कौन सा है? नॉन करंट एसिड, लॉन्ग टर्म लोन को या इक्विटी को? अच्छा, करंट रेशो को देख लें। एसिड तो नहीं बढ़ा रहा लेकिन लायबिलिटी है, और उसमें भी नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आती है, और अगर ये बढ़ रही है, इस एंट्री से ये लायबिलिटी बढ़ेगी, तो अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशो ने बढ़ना है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन करंट रेशो एज वेल एज, नहीं ये तो नहीं हो सकता, चलो दोनों देख लेते हैं। अच्छा, उसकी बाद दूसरी चीज क्या है, जब ये एंट्री हम करेंगे तो एसिड डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी जो क्रेडिट होना है, तो जब हमने तोड़ के बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट करंट को अलग करना है तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस ट्रांजैक्शन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो इस रेशो के इधर डिनोमिनेटर को बढ़ाएगी, और रेशियो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो रेशो कम होगी। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन का जो असर मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि गियरिंग रेशो जो है वो बढ़ने लगी है और करंट रेशो कम होने लगी है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, अगर कोई ये है तो अच्छी बात है, फिर आगे चल पड़ेंगे। डिक्रीज इन करंट रेशो ये तो ठीक था, बट डिक्रीज इन गियरिंग नहीं। डिक्रीज इन करंट रेशो, इंक्रीज इन गियरिंग, इंक्रीज इन करंट रेशो, आगे ना जाओ, इंक्रीज इन करंट, आगे क्या जाना बताइए हमें। करंट रेशो क्या हो रही है? डिक्रीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 23, Zamir Ansari is a car dealer. Cars are sold both on cash and finance lease basis.
ही हैज बीन सेलिंग अ कार एट फॉलोइंग टर्म्स, फेयर वैल्यू गिवन है, एनुअल लीज रेंटल्स इन एरियर, मार्केट रेट और लीज टर्म। रिक्वायरमेंट है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल रेवेन्यू and finance income if annual lease rentals are increased to 1.8 and all other terms remain the same। यानी कि आपको ये 2 नंबर के एमसीक्यू के लिए 2 दफ़ा वर्किंग करनी पड़नी थी। वर्किंग से ही निकल आता है, पहली एंट्री ना भी करें तो ज़बानी कलामी, क्योंकि आपको पता है वो क्या कह रहा है, सेल रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा। तो सेल आप किस पे बुक करते हैं, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। तो जब वर्किंग 1 2 लिखोगे तो उसके अंदर फेयर वैल्यू भी होगी और पीवी ऑफ एलपी भी होगी। एक दफ़ा इस किराए के साथ और एक दफ़ा इंक्रीज्ड किराए के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि सेल ने बढ़ना है या कम होना है। उसके बाद फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट, वही पहले दिन ही खड़े होकर निकाल लोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के फ़र्क से। तो दोनों के अंदर जो ज़्यादा होगा, अगर बढ़ रहा है तो आप इंक्रीज लिखोगे, नहीं तो डिक्रीज। यानी कि बड़े सुकून से, इत्मीनान से आपने 2 बार ये काम करना था। वर्किंग 1 में होता था कॉस्ट मुझे नहीं चाहिए, फेयर वैल्यू बिल्कुल चाहिए, वो कितनी है जी, 5000 लिख दूं, ओके। नेक्स्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ऐसे ही है ना। अब ना कोई डाउन पेमेंट है ना कोई जीआरवी यूजीआरवी है, तो चुप करके बताओ किराया है 1646, कितने किराए हैं, 4 साल, आंसर बताओ। अच्छा ये तो हो गया, ये तो क्या हो गया, लीज पेमेंट, और आगे क्या आ जाएगा, जीआरवी। डायरेक्ट लिख रहा हूं, इजाजत है ना, चलो। अच्छा अब नेट इन्वेस्टमेंट जब लेनी है, ये टोटल बता दो जी, टोटल बता ही दो, कोई बात नहीं, चलो 5000 था और ये कितना है 6584। अब नेट इन्वेस्टमेंट के लिए एरियर में है किराए 1 माइनस, सारे एरियर में है ना, एरियर और मार्केट रेट, ओ डीलर है और लेसर है, तो मार्केट रेट भी गिवन है और मार्केट रेट भी गिवन है, मतलब एक ही है। अगर 2 होते तो मसला था, एक ही हो तो फिर यही यूज कर लेना है, ठीक है। तो 12% पर करो इसको, 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 0। अच्छा जी, तो अलग अलग बताना है इसका आंसर, क्योंकि सेल बुक करनी होती है ना इस पे जी। क्या आंसर बताया, 4999। अच्छा अगर इसको एमसीक्यू है तो एग्जैक्ट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। 4999 पॉइंट कितना है, 47, तो 4999.5 हो गया, और 5 हो गया, कर लूँ, मेहरबानी, बाद में वरना आपने कहना था सर वो थोड़ा सा फर्क आ रहा है एंड पे, है ना जी। अच्छा चले, उसके बाद प्लस 0 और नेट इन्वेस्टमेंट आ गई जनाब। मुझे क्या पता, कॉस्ट नहीं थी ना गिवन, मुझे ज़रूरत भी नहीं है जी। ये कितना आ गया 5000, ठीक है जी। उसके बाद साथ ही मेरे ख्याल में हम यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वो जिसको हम कहते थे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो इंटरेस्ट ही होता था ना। चलो तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1584। अब मुझे नहीं पता कि बाद में क्या होना है, दूसरा मामला करना पड़ेगा ना। ये तो इस किराए के हिसाब से सारा कुछ आ गया। वैसे अगर इस किराए की बात करें तो अब सेल बुक होनी है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, तो वो 5000 पे सेल बुक होनी है, और इंटरेस्ट इनकम कितनी है 1584। अब वो कहता है कि सारा कुछ सेम रहे लेकिन किराया इंक्रीज होकर, रेंटल इंक्रीज होकर 18 लाख हो जाए, तो बताओ क्या असर पड़ेगा नीचे वाली चीजों पे। वो 2 ही चीजें हैं असल में, वो बल्कि ऊपर उसने बोला था सेल रेवेन्यू और इंटरेस्ट इनकम पे क्या असर पड़ना है। तो 1 मिनट लगना है, फटाफट करें। कॉस्ट नहीं पता, जरूरत भी नहीं है, फेयर वैल्यू 5000 ही है, और किराया 1800 हो जाए तो 4 कराएंगे, बाकी सब तो सेम रखा ना उसने जी, प्लस 0, ये फिर भी 0 चल रहा है जी, 7200। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 1800 को पकड़ना है, रेट शेट सब कुछ वैसा ही है, 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.12। भाई ज़रा उसको बुला ले नदीम को, वैसे मैंने कहा तो था लेकिन शायद भूल जाए, सर से वैसे मैं पूछ के भी आया हूँ, जैसे ही सर निकलेंगे एमसीक्यू को रह गया हुआ तो हम बस कर देंगे, ठीक है ना, ताकि वो फिर सिर्फ IAS 38 अलग थलग जो चीज़ है सिर्फ वो ही आपको आपके लिए पढ़ने वाली रह जाए। ओके जी बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी
5467 प्लस 0 इज इक्वल टू 5467। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट 7200 माइनस 5467 इज इक्वल टू डन जी। अब हमने उसूल सर आसिफ, आप इन्होंने बुलाया ना, सर आसिफ जैसे ही निकले ना फिर क्लास के लिए बता देना, ठीक है? तो सर नमाज पे गए। अच्छा जी, अब हमारा उसूल क्या है, हमने सेल को बुक करना होता है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या पीवी ऑफ एलपी। तो इन दोनों में लोअर कौन सा है? 5000, यानी एक ही है ना, सेम ही है ना। तो सेल तो बुक हुई हमारी इस केस में 5000 पे, और इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है? 1584। दूसरे केस में गए तो उसूल क्या है, सेल बुक होती है फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी में से जो लोअर हो। तो लोअर क्या है? 5000, तो सेल फिर भी उसी पर रही। ओके, और ये मैंने इसलिए राउंड करवाया था कि अगर इस केस में आते ना और वो 4999 लिखा होता, पॉइंट आप वो ना देखते, तो वो आप कहते जी वो तो ₹1 का उधर भी डिफरेंस आ रहा है। हालांकि आगे अपने सोल्यूशन में कहा था सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सोल्यूशन में देख लीजिएगा, इंक्रीज डिक्रीज, नो चेंज इन सेल, इंक्रीज इन फेयर। फेयर वैल्यू ले जी ले, ये एमसीक्यू नंबर कौन सा है? 23। बेटा सवाल बदलेगा तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, फिलहाल इस सवाल का ना तो यही आंसर है। चले आगे। ओके जी, 22 इसका ना सोल्यूशन ओपन कर लेंगे पढ़ने के बाद, ताकि कोई वर्किंग तफसीली ना करनी पड़े। ठीक है, पहले आप पढ़े एमसीक्यू, आपने देखे इधर, आपने देखे इधर, आप एमसीक्यू पढ़े। कौन सा है? कौन सा है? 22। स्केड्यूल देखेंगे बाद में आके जी, रिक्वायरमेंट बाद में, चले पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज विल बी प्रेजेंटेड। सवाल लेसर का है, हैज लीज्ड इक्विपमेंट, हैज लीज्ड इक्विपमेंट, और उसकी नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। असल में ना नॉर्मल क्लास में याद करवा दीजिएगा, मैं सबको बता दूंगा क्योंकि ये क्लास पता नहीं कोई ले कोई ना ले। एमसीक्यूज के अंदर ये लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट कह रहा होता है। वैसे भी हमें पता है नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब लेसर के सवालों में लीज रिसीवेबल होता है, तो एमसीक्यूज के अंदर इस तरह से कभी बोल देता है, फिर नॉर्मल क्लास में भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है 67। अच्छा, अब वो लीज किया उसने एसेट, कहीं पे लिखा हुआ डीलर, अभी तक नहीं लिखा हुआ, खुद से नहीं अज्यूम कर लेना, नॉर्मल लेसर भी तो हो सकता है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 18, तो ये क्या है? डाउन पेमेंट हो गई। 4 एनुअल रेंटल्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं इन एरियर। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज इज 10। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, याद है ना? वैसे तो पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन चलो रिवीजन चलती जाए। स्पीड चल रहे हैं हम, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में फारिग कर देंगे इनको। जी बोलें जी। 20 है, वहीं से ना देख लें आप, सिंपल। फेयर वैल्यू को फिलहाल इग्नोर करना है। ठीक है, ये डाउन पेमेंट और 20 के 4 रेंटल और लीज टर्म के एंड पे जीआरवी आएगा, और यूजफुल लाइफ है 5 साल। मुझे इसका क्या करना है? चेक करना है इसको। अगर लीज टर्म 4 साल है और 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो ये तो फाइनेंस लीज बन जाएगी। चलें, ये भी पता लग गया। इम्प्लिसिट रेट कितना है? 16%, यही यूज करेंगे। अब बेसिकली वो कह रहा है नेट इन्वेस्टमेंट बताओ, लेकिन कब? 30 जून 19 पे, और कौन सी वाली? नॉन करंट। आपको कह रहे नेट इन्वेस्टमेंट कौन सी करंट नॉन करंट होती है? दरअसल ये लीज रिसीवेबल की बात कर रहा होता है। एमसीक्यूज में उन्हें नेट इन्वेस्टमेंट के नाम से याद कर लेता है। अब काम शुरू है 1 जुलाई 18 पे, 30 जून 19 पर खड़े होकर, यानी ये सारा कुछ करना पड़ेगा। इस
ये कितने नंबर का है एमसीक्यू? नहीं नंबर लिख रहे हो, मेरे ख्याल में 2 नंबर का होना चाहिए। क्या कुछ करना पड़ेगा, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी अलग अलग करके बेशक, ठीक है, टेस्ट के लिए हमारी तरबियत ही ऐसे हुई है ना, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। पहले साल का अमाउंटिंग स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, उससे अगला भी एक बनाना पड़ेगा, करंट नॉन करंट बाइफरकेट कर लेंगे और फिर इसके नॉन करंट का आंसर दे देंगे। देख ले, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। ये डाउन पेमेंट प्लस 4 रेंटल्स प्लस जीआरवी, ये नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। स्टार्ट किया इसको 2 साल के लिए, ये एडवांस वाला लिखकर 2 साल के लिए करना पड़ा। उसकी वजह ये है 30 जून 19 के नीचे लाइन लगाएंगे, ये करंट, ये नॉन करंट, रिक्वायर्ड ये था। सवाल की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी होती है, ठीक है। इसमें टाइम ज़ाया होना था, मैंने कहा इस वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आती ही है, ओके। तो 39.55 ये ऑप्शन डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा सवाल है जी, पढ़ें 21। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये एक बड़ी सी देग है जैसे, ठीक है, इसके अंदर आपने पीवी ऑफ एलपी डालना होता है, इसी के अंदर आईडीसी आ रहा है, इसी के अंदर इंस्टॉलेशन आ रहा है, इसी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये राइट ऑफ यूज का देग है, ओके। राइट ऑफ यूज में ये सब चीजें ऐड होती थी, याद है। अब वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज। क्या नहीं होना चाहिए, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी तो होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ होना चाहिए, पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर, अच्छा ये पॉइंट अभी वैसे पढ़ा नहीं हुआ, चलें, ग्रॉस लीज रेंटल्स पेबल अंडर द, ये नहीं होना चाहिए, ग्रॉस लीज रेंटल नहीं होने चाहिए, ये सही ऑप्शन है। अब असल में चूंकि ये एक छोटा सा पॉइंट है जो पेंडिंग है, हमारी रीडिंग जो थोड़ी बहुत रहती है उसके अंदर, कि आप पेमेंट लेसर को बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज भी कोई, असल में ना ये एक फॉर्मूला है, ये यहां पर जो आपकी अंग्रेजी लिखी जो अभी तक रहती है पढ़ाने से, वो ये है। यहां पर अगर आप देखेंगे ना, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में होना चाहिए ये सब कुछ, लीज लायबिलिटी, लीज पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट, ये अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेस एनी इंसेंटिव, सिर्फ इंसेंटिव की बात की हुई है, आईडीसी हो, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग हो, कुछ बातें कर दी थी, कुछ इसमें चूंकि रहती हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जो चूंकि अभी पढ़ाया नहीं हुआ, इसलिए ये एमसीक्यू अभी किया नहीं जा सकता था। जब पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू मैंने पहले ही करवा दिया है, यानी ये राइट ऑफ यूज में होना चाहिए। कोई भी चीज बिफोर, लेसर को ही पे किया ना लेसी ने, बिफोर कमेंसमेंट, तो वो भी इसके अंदर होनी चाहिए, वो भी तो लेसर को ही पे किया है। बस ये बात जब पढ़ेंगे तो वहां से ओके हो जाएगा, एमसीक्यू तो टिक कर लेना, ठीक है। ये चीज राइट ऑफ यूज में होनी चाहिए। उसने कहा था कौन सी चीज नहीं हो, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं हमने देखी। अब तो मैं चारों चीजें ही पढ़ाया हूं, यही तो पढ़ा हुआ है असल में, राइट ऑफ यूज, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज, नॉट लीज लायबिलिटी, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज। क्या क्या राइट ऑफ यूज की इनिशियल कॉस्ट में होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शेल कंप्राइज ऑफ लीज लायबिलिटी, इनिशियल मेजरमेंट वही पीवी ऑफ एलपी, फिर ये एनी पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट, चलो याद तो होगी अब, ठीक है, लेस एनी लीज इंसेंटिव रिसीव, अगर लीज इंसेंटिव रिसीव कर रहे हो तो वो हम पहली पेमेंट में से ही नेट कर देते थे, याद है। फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, फिर एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय लेसी इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द अंडरलाइंग एसेट, रिस्टोरिंग द साइट, वही वाली बात है, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो ये 4 चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, ओके। तो उसने कहा था कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो एक हमने पढ़ी हुई नहीं थी। चले नेक्स्ट। ओए अल्लाह, ये अब मैं करवाऊंगा भला, ये तो आप खुद करेंगे। असल में ये खुद नहीं करेंगे बल्कि इसको टिक करेंगे, क्योंकि ये सवाल है जो हमने किया हुआ है, ठीक है ना, पूरा सवाल ही किया हुआ, तो उसी के अंदर से ही ये आई कैप ने निकाल के एमसीक्यू बनाया हुआ है। आई कैप का पास पेपर है, ये आई कैप का एमसीक्यू है, ओके। कर लेंगे ना, 19 पे आए। DJ product deal in large office machines. It also offers such machines on lease. One such machine was leased to a customer on Yakam July 2004. Its particulars are as follows. Requirement है what amount of net investment, यार ये तो अभी किया है, ये खुद करें, अब कुछ खुद भी करना है, ठीक है। कुछ मैं खुद के लिए देता जाऊंगा, वो आज कर लीजिएगा लाजमी, ठीक है। कोई डिफरेंट चीज हो तो करें ना, अभी जैसा अभी तो करके आ रहे हैं, ठीक है।
18 हमने कर लिया था, बेसिकली हमने किया था 17 और 17 जैसा ही था 18, बस रिक्वायरमेंट चेंज थी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इसने पूछा था, और इसी सवाल के अंदर व्हाट अमाउंट शैल बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल। वो एंट्री में से निकालते हैं ना, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस, ठीक है। तो वो कॉस्ट ऑफ सेल जो एंट्री में पड़ी होती है वो, ठीक है। तो ये दोनों हो गए थे। स्पीडें चेक की हैं हमारी, है जी, कमाल नहीं हो गया। अल्फा लिमिटेड लीजेस एन एसेट विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, ये नई चीज होगी ना, ये नहीं किया हुआ इस तरह का कोई है। अल्फा लिमिटेड लीजेस एन एसेट, निकल गए क्लास के लिए, ओके पॉज करें जी बच्चों। 16 अल्फा लिमिटेड लीजेस एन एसेट विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, मुझे लग रहा था अभी 10 मिनट ही हुए होने। अल्फा लिमिटेड लीजेस एन एसेट विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ, यूजफुल लाइफ 6 साल आ गई, ये यूएल लिखा था मैंने बाय द। नेक्स्ट, फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years and an optional secondary period of 2 years during which a nominal rental will be payable। तो लीज टर्म नॉमिनल रेंटल है तो 7 years कर लें। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट इज 8,70,000। पता नहीं क्या कहानियां दिए जा रहा है। What will be the carrying amount of asset in Alpha's statement of financial position at the end of second year of lease? मेरे ख्याल में तो वो डेप्रिसिएशन करवाने की लाइफ शाइफ दे रहा था, ठीक है। मुझे ये बताओ ओनरशिप विल ट्रांसफर है या विल नॉट ट्रांसफर है, क्योंकि सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ। वैसे तो अच्छा, ओनरशिप विल ट्रांसफर भी अज्यूम कर सकता है कोई बच्चा, क्यों कहेगा कि जी अगर 2 साल के लिए समझो ऐसे मुफ्त में ही हमें अगर मिल रहा है तो हम तो ओनरशिप ले जाएंगे। बोलो ले जाएंगे ना। अगर वो बच्चा ये अज्यूम कर ही लेता है इस एमसीक्यू में कि अगर इतने सस्ते दामों में, ठीक है माना कि बड़े सवालों में, असल सवालों में तो वो ये बात लिखता है कि जी इतने का एसेट उसको मिल जाएगा अगले 2 साल के लिए भी, तो एक्सटेंड करवाएगा या नहीं, वो रीजनल सर्टन है करवाएगा, शेर खान की तरह से। ऐसी बात नहीं लिखी हुई, तो कोई बच्चा खुद से भी अज्यूम करके कहता है जी ओनरशिप तो फिर भी नहीं है यार, ये तो एडिशनल टाइम ही है। हाँ सही है, ठीक है जी, 6 साल और 7 साल है। ऐसा मुमकिन था, शेर खान वाले आखिरी सवाल के अंदर ये सिचुएशन भी आई थी कि हमारा एसेट 6 साल की लाइफ रखता था और लीज पे 7 साल के लिए ले गया, तो हमने कहा था जी शायद उस पर पैसे नहीं हो, कहते हैं किस्तें लंबी कर दो, बेशक एसेट चाहे 6 साल के ही लिए इस्तेमाल में है, किस्तें 7-8 साल की बना दो, ये हमने देखा था, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपने अगर खामोशी का केस है तो शॉर्टर के ऊपर लेकर चलना है, लीज टर्म पे तो कर नहीं सकते। यूजफुल लाइफ या लीज टर्म में से जो शॉर्टर हो उसको लेना है, और वो क्या है 6 साल, 7 साल को नहीं करना। अब रिक्वायरमेंट जरा डिफरेंट किस्म की थी। राइट ऑफ यूज लेस करेंगे इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, किस दिन तक की बुक वैल्यू मांग रहा है वो, 2nd ईयर। अब मुझे बताओ राइट ऑफ यूज की अमाउंट तो निकालनी नहीं पड़ेगी। वो कह रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट इज, यानी कि पीवी ऑफ एलपी गिवन है, और सवाल में ना कोई आईडीसी, ना कोई इंस्टॉलेशन, ना कोई डी इंस्टॉलेशन, तो फिर यही राइट ऑफ यूज होता था ना। बस तैयारी आपकी टॉपिक की हो तो ये छोटी मोटी आप फनकारियां उसकी चेक कर ही लेते हैं। वैसे अब पास पेपर वाले एमसीक्यूज खत्म हो गए, आपको पता है वो बड़े क्लियर थे। तो ये भाई के भी किताब के अंदर पड़े हुए एमसीक्यूज कभी कभी थोड़े बहुत होते हैं इस तरह से। जी 580 को डिवाइड करेंगे किससे, शॉर्टर से नहीं, 6 से नहीं डिवाइड करेंगे। अच्छा ओ अच्छा, आई एम सॉरी, हाँ वही 870 किसी ने बोला था आंसर, तो मैं वो आंसर ही लिख दिया जी। बोले डिवाइड बाय 6, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हमने 2 साल के एंड पे लेके जाना है तो इंटू 2 कर दें, 290, तो ये 580 आ गया, और यही आंसर था बेटा, ये आंसर था, ठीक है जी। चले नोट करें, नीचे वाला नोट करना है तो रह तो नहीं गया, ये तो अच्छा जी पुराना है, ये ले। अगला एमसीक्यू देखें, आपने पहले से टिक हुआ है, क्यों जी, क्यों टिक हुआ है? ये वही क्वेश्चन है आपका पास पेपर वाला, स्पीडें चेक करें हमारी, बस ये एमसीक्यू एक है 14। हाँ नोट कर रहे हैं।
जी बच्चों 14 रिक्वायरमेंट छुपा के मैं बहुत सारा कुछ करवा देता हूँ, फिर एंड पे बताऊंगा वो हो रिक्वायरमेंट तो ये थी। चलें जरा रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी जी। फहीम लिमिटेड लीज्ड आउट इट्स बिल्डिंग ऑन यकम जनवरी 11 लेसर है, अंडर ऑपरेटिंग लीज खुद ही बता दिया उसने। द कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 239 एंड इट्स रिमेनिंग लाइफ इज 25 साल। लो जी, अगर डेप्रीसिएशन निकालनी पड़े लेसर को तो कॉस्ट अवेलेबल अभी तक नहीं है, तो रिमेनिंग लाइफ को ही पकड़ लेगा, ये बुक वैल्यू को ही पकड़ लेगा। और चूंकि रिमेनिंग लाइफ गिवन है तो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें या कॉस्ट को ओरिजिनल पे करें, आंसर तो सेम ही आता है स्ट्रेट लाइन में। एफएल ऑल्सो इनकर्ड, एफएल कौन है? लेसर। ऑल्सो इनकर्ड 11,000 एज आईडीसी। आईडीसी तो बारों बार जनरल एंट्रीज में जाता है, जोन सी मर्जी लीज हो। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 16,000 वॉज पेड बाय लेसी एट एज इनिशियल डिपॉजिट, ये डाउन पेमेंट आ गई। एंड फर्दर रेंटल ऑफ 10,000 पर एनम शैल बी पेड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 years एंड देन 32 पर एनम शैल बी पेड फॉर फॉलोइंग 2 years। तो ये कुछ कहानी इस तरह की बन रही है। ऑपरेटिंग लीज है तो डेट और इंस्टॉलमेंट, बस ये 2 कॉलम होने। यकम जनवरी 11 पे 16,000 पे करना है, बोलो है ना कि नहीं? उसके बाद 31 दिसंबर 11 और 31 दिसंबर 12, इस पर 10-10 पे करना है। 31 दिसंबर 13 और 31 दिसंबर 14 पर क्या पे करना है जी? हैं? टोटल 32 या 32? 32। अब ये तो ऑपरेटिंग लीज है ना, तो हमने तो बराबर करना है, ठीक है। कितना टोटल? 100। तो रेंटल इनकम पर ईयर 4 साल है ना, ये 11, 12, 13 और 14 4 साल हैं, तो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ₹25 पर एनम, ठीक है। ये क्या है जी? इनकम। ये कमाया, आया कमाया, वही वाला काम चलेगा, पता नहीं क्या होना है। चलो एंट्रीज करते हैं। अब मैं रिक्वायरमेंट छुपाई हुई है आपसे। बुक वैल्यू एसेट की कितनी है? 239, ठीक है। अब कॉस्ट होती तो मैं एंट्री करके वो भी दिखा देता, मजबूरी है मेरी, ठीक है। मैं बुक वैल्यू सिर्फ दिखा सकता हूं आपको। उसके बाद ये एसेट ऑपरेटिंग लीज पे दिया है और मोहतरम लेसर साहब ने आईडीसी 11,000 की इनकर की है। मैं भूल रहा हूं आईडीसी, लेसर की आईडीसी ऑपरेटिंग लीज वाली, और ये शुरू में की थी, आसान था इसलिए शुरू में की थी, भूल नहीं जाना। इसकी एंट्री क्या थी? पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, और उसके बाद ये करता होता था पीपीई को यूजफुल लाइफ पे डेप्रीशिएट और आईडीसी को लीज टर्म पे। यादें ताज़ा हो रही है कुछ? उसके बाद अगला काम वही शुरू कर दो। ये पहली एंट्री होगी, जरा अलग कर लेते हैं, जगह जरा तंग है, ठीक है जी। बाकी तो आप आया कमाया वही वाला काम कर लेते हैं, ठीक है जी। शुरू हो जाए जी। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल, बल्कि नहीं लीज रिसीवेबल नहीं, सॉरी, कैश डेबिट एंड पे, चलो कर लो, मैं पहले लिख देता हूँ। रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से जी? 16 से। नेक्स्ट। उसके बाद अब अपना काम शुरू कर दो। ये तो डाउन पेमेंट की तरह से हो गया ना, इसलिए इसको अलग रख लिया, बाकी अपनी रूटीन वही रखो, ठीक है। कैश आया कितना जी? 10, 31 दिसंबर पे। और रेंट कमाया, इनकम ही लिख लेता हूँ, रेंटल इनकम की जगह इनकम लिख लेता हूँ, ठीक है। इनकम कितना जी? 25। दरमियान में क्या करते थे? रेंट रिसीवेबल, जगह ही तंग हो गई, रेंट रिसीवेबल, और उसके बाद रेंट रिसीवेबल साथ साथ ही करते जाते हैं, जगह तंग है जरा। इनकम क्रेडिट कितने से जी? 25 से। उसके बाद कैश आया, बोलो कितना? कैश डेबिट काफ़ी नहीं है, काफ़ी साल, इस साल की एंट्रीज हो गई, बस एक एंट्री रह गई अब डेप्रीसिएशन की, और सही है ना। ये 11 की एंट्री होगी ना पहली। आईडीसी की एसेट की कॉस्ट कितनी है पता नहीं है मुझे, मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं वो एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है। एसेट आईडीसी की एंट्री की हमने, उसके बाद ये आया और ये कमाया। इस दिन कोई कमा नहीं लिया था, ये सिर्फ डाउन पेमेंट ही थी, इसलिए ये 3 एंट्रीज आ गई। अब डेप्रीसिएशन की बारी आती है तो 239 की बुक वैल्यू ही है, उसको रिमेनिंग लाइफ गिवन है, उस पर कर दो, को मसला। और आईडीसी कितना है?
11, इसकी लाइफ कितनी बनेगी, लीज टर्म कितनी थी 4 साल, तो डिवाइड बाय 4, आंसर बताओ जी 12.3 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं तो ऐसे जज्बात में आपको रिवाइज कराते ही चला गया। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट व्हाट अमाउंट ऑफ लीज इनकम, ये ऑपरेटिंग लीज है तो सिर्फ ये करना था। अच्छा जरा चेक कर लें, आंसर सी ऑप्शन ही है। और ये सिर्फ डिब्बा था, वर्किंग करनी थी, वो भी कैलकुलेटर पे ही कर लेते, कोई मसला नहीं था। ठीक है, एमसीक्यू है, वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं होते, ऐसे जरा टाइम जाया किया आपको, लेकिन जरा रिवीजन होगी ना। तेरहवां पढ़े, A company leases a computer with legal title of asset passing after 4 years. The company usually depreciate computer over 6 years. Company also leases the machine for 14 years, but legal title will not pass to lessee. ठीक है, तो आगे कहता है the company usually depreciate over 20 years. Over what period of time should the computer and machine, अच्छा कहता है एक कंप्यूटर है, ठीक है जी, इसकी लीज टर्म जो है कितनी है, लीज टर्म 4 साल है, और इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो, क्योंकि वो कह रहा है यूजुअली किस पर करते हैं वो डेप्रिसिएट, ये ठीक है ना 6 इयर्स। और दूसरा एसेट कौन सा है जी इनके पास, मशीन की लीज टर्म, लीज पे कितने अरसे के लिए 14 साल, और यूजुअली। अच्छा अब अगली बात, हमारा सवाल तो होता था ओनरशिप विल ट्रांसफर या नॉट, ठीक है, ओनरशिप विल ट्रांसफर, ये हमारा सवाल होता था, उसने क्लियरली बताया हुआ है जी। कंप्यूटर के बारे में कह रहा है लीगल टाइटल, कंपनी मशीन ऊपर है, लीगल टाइटल ऑफ एसेट पासेस, ओनरशिप विल ट्रांसफर, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो तो फिर डेप्रिशिएट करेंगे ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ 6 इयर्स। और कंप्यूटर के बाद मशीन की बारी आई तो उसने कहा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, अगर ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर पर, और शॉर्टर क्या है 14। देखें इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, शॉर्टली, सीटा भाई कह रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे, सीटा, अल्फा बीटा सीटा डीटा। नेक्स्ट, अब लंबी क्लास आप खुद कर रहे हैं, मैं तो जलाल लीजिंग gave a plant under finance lease on Jakam January 11 अंडर फाइनेंस लीज। रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज टू बी प्रेजेंटेड, ये तो हो गया, मतलब इस जैसा एक हो गया ना, खुद करें 11वें पे आए। Which two of the following are disclosure requirements relating to lesser जहन में लाना है, सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल जिसको हमने जीपी कहा था या सेलिंग प्रॉफिट कहा था, लेसर में ही डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर भी आता है, तो ये लेसर का डिस्क्लोजर होता है। वैसे मैंने पढ़ाया नहीं, थोड़ी ज्यादती ये है, वो जो एक सफ़ा है ना वो लिखा हुआ बस हर रोज ही आगे जा रहा है कि मैंने आपको पढ़ाना है, लेसर के डिस्क्लोजर्स को एक दफा सिर्फ नजर दिलवानी है, लेकिन इतना तो आपको पता है, अकाउंटिंग तो आपको आती है ना, जीपी रिकॉर्ड करता है डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, तो ये उसका डिस्क्लोजर है। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग राइट ऑफ, ये राइट ऑफ यूज तो होता ही लेसी के लिए। फिर रिकंसिलिएशन ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट टू नेट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। चार्ज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, ये तो है ही किसकी, चलें आगे, हाँ जी खुद करें, बड़े बड़े सर छोड़ी जा रहे हैं और छोटे छोटे
यार ये तो कुछ भी नहीं, हमने बड़े बड़े सवाल किए हैं, उनके अंदर ये कई बार किया है, खुद कर लेना ना यार, कुछ नहीं होता। नंबर 9 करो। IFRS 16 लीजेस, असल में ये टेक्निकल वाले करा रहा हूँ, बाकी तो कैलकुलेशंस हैं छोटी छोटी, करके देख लेना, अगर नहीं हो तो मैं भी अच्छी मैं करा ना चलना। IFRS 16 लीजेस परमिट्स, मर जाना एक अलग बात है, उस पर फिर माफ़ी दे देना, ऐ ना अगे फड़ा हुआ नहीं भाई, वो उससे फिर मेरा कसूर कोई नहीं होगा। IFRS कहते अल्लाह माफ़ करे सर, सेशन ख़त्म होने से पहले नहीं जो भी आपने, भाई किसी के बस में थोड़ी होता है। IFRS 16 leases permits certain assets to be exempt। कौन से हैं वैसे आपके ख्याल में? भाई एग्जाम्पशन जो है वो सिर्फ मिलती है किसको? इनिशियल इग्निशन से लेसी के केस में, याद है ना, सिंप्लीफाइड अप्रोच, शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू। तो वो कहता है कि कुछ एसेट्स को वो एग्जेम्प्ट करता है राइट ऑफ यूज की रिकग्निशन वाली ट्रीटमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बी परमिटेड, वुड नॉट बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट, यानी जो लो वैल्यू शॉर्ट टर्म नहीं होंगे वो नहीं होंगे परमिटेड। व्हीकल विच विद कॉस्ट ऑफ 9 लाख लीज फॉर, माना कि 9 मंथ्स है, शॉर्ट टर्म तो है लेकिन लो वैल्यू नहीं है, तो शॉर्ट टर्म लीज सिर्फ है, लो वैल्यू नहीं है। जब लो वैल्यू नहीं है तो शॉर्ट टर्म होने की वजह से एग्जेम्पशन मिल जाएगी इसको। दो चीजें थी ना याश, दोनों इकट्ठी होनी जरूरी नहीं थी ना। शॉर्ट टर्म है, लो वैल्यू नहीं है, कोई मसला नहीं, एग्जेम्पशन में चले जाओ। लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई नहीं, एग्जेम्पशन में चले जाओ। ना शॉर्ट टर्म है ना लो वैल्यू है, फिर फंसोगे, फिर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म है। वो क्या कह रहा था, जो जिनको अलाउ करता है वो बताओ, नहीं जिनको नहीं अलाउ करता वो बताओ। इनको तो अलाउ करता है, इनको तो अलाउ करता है, शॉर्ट टर्म है तो इसको एग्जेम्पशन की इजाजत है। नेक्स्ट, टेलीफोन सिस्टम विच कॉस्ट 45,000 रिलीज्ड फॉर, ये है तो 24 का लेकिन लो वैल्यू है, इसको भी अलाउ करता है। उसने कहा है बताओ कौन सा अलाउड नहीं है, तो ये लो वैल्यू एसेट होने की वजह से अलाउड है। व्हीकल, ये आखिरी पढ़ो। एन आइटम ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भी एक लो वैल्यू एसेट ही होता है टेलीफोन सिस्टम की तरह से, कॉस्ट भी उसने बताई है। लीज फॉर, अगेन ये क्या है, लो वैल्यू है, इसको तो एग्जेम्पशन अलाउड है, ठीक है। उसने कहा है कौन से को अलाउड नहीं है। आगे कहता है व्हीकल विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 9 लाख, करंट मार्केट वैल्यू इज, ये तो देखनी नहीं होती थी, याद है पढ़ा था हमने, वो जब लो वैल्यू शॉर्ट टर्म पे एक सफ़े पढ़ा था। तो आपको क्या याद होना, ईद से एक दिन पहले हमने पढ़ा था, आपको क्या याद होना, आपने तो लेक्चर अभी तक नहीं लिया होना, क्योंकि आपका बाद में काम चल पड़ा होना, आपने चलना दो यार, लगता है सर ने गोली गोली कराई सी। यही वो 1-2 नंबर है जो पर्चे में मार दे देंगे। जो लेक्चर रहे थे वो ले लो, अभी भी संडे आ रहा है, ये अब संडे आ गया है, ले लो वो लेक्चर। दिल की बातें नहीं जान लेते, पता होता है अपने बाला दा जी। तो मुझे पता है ना, मुझे पता है, ईद से पहले छोड़ गया। अब जी जैसे शक्ल निकाल के ऐसे बैठा था, ये क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे नहीं समझ लगनी थी कि ये बात जो क्लास में बिल्कुल पढ़ाई हुई है, क्लियर कट, बड़ी बहस की थी उस दिन, और ये 1-2 नंबर के MCQs वहां से तैयार हो गए थे हमारे, तो आपके तो रह गए हैं ना, तो आप कर लें, ठीक है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो व्हीकल की ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है, करंट मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है, तो ना तो ये लो वैल्यू है, और दूसरा ना ही 24 महीने होने की वजह से शॉर्ट टर्म लीज है। तो ये जो दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही जिसकी, इसको स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता कि वो रिकग्निशन एग्जाम्पशन में जाए, तो सीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या चुप, कौन सा करवाया अभी मैंने, चलो 8, 7, 6 खुद कर लेना, और बताओ 5 पे आ जाओ। और इससे स्पीड अब मैं नहीं लगा सकता, आप लोग बस तो बस ठीक है, 5 में पे आ जाओ। नोट, डू दिस MCQ आफ्टर IAS 8, तो वो रिवाइज कर लेना ना जरा। अच्छा जी, अभी मैंने नहीं करवाया, मैंने जो छोड़े हुए हैं वो कर लेंगे इंशाल्लाह। IAS 8 ना असल में रिवाइज होना है। आगे एक टॉपिक में बहरहाल जाके मुझे थोड़ा सा ये रिवाइज करवाना पड़ेगा। एक सवाल हमने किया था, आपको याद होगा, फ़खर लिमिटेड, आप लोगों ने, बल्कि मैं यूं नहीं कहूँगा हमने किया था, आप जहाँ भी पढ़े होंगे, फ़खर लिमिटेड ICAP के क्वेश्चन बैंक या पास पेपर के अंदर IAS 8 का सवाल है। वो आधा सवाल है, एक एडजस्टमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की थी, एक एडजस्टमेंट उसमें लीज की थी। असल में वो FAR 2 में जब IAS 8 होता था तब का सवाल है। तो अब वो IAS 8 का सवाल उस लीज वाली एडजस्टमेंट समेत हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह, उसमें IAS 8 भी रिवाइज हो जाएगा हमारा,
सवाल तो किया हुआ है लेकिन लीज की एडजस्टमेंट के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो हो जाएगा तो फिर आपका आई सेट मैं FR2 में भी रिवाइज करवा चुका हूँ, फिर आप आगे से MCQ कर लीजिएगा, ठीक है। 5 पे आए, 5 पे। On 1st April 17, Pink Limited entered into a 5-year lease agreement for a machine with an estimated life of 7 साल। थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है MCQs करके कि यार MCQ तक जब बंदे को समझ आ रहा हो ना किसी टॉपिक का, तो मतलब ये कि हम डीप डाउन जा चुके हैं, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से खंगाल चुके हैं। सारे MCQs आपके सामने हैं, कुछ खुद करने हैं और एक पेंडिंग करवाया है सिर्फ कि ये आप IAS 8 की रिवीजन के बाद कर लेना। जो खुद करने हैं वो आप इंशाल्लाह करोगे, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है MCQ में, ठीक है। ठीक है भाई, ये कान में लेक्चर लगा के सुन रहे हो मेरा? क्लासेस वाले भाई, संडे की रिवीजन क्लास है, अभी तुम यहाँ पे बैठ के पिछली क्लास ले रहे हो, अगली क्लास ले रहे हो, खुदा का नाम लो, निकालो इसको, एडा तुम बिजनेसमैन। अच्छा, किसी को लेक्चर अगर सुनवा रहे थे और वो घर बैठ के सुन रहे तो फिर लगा लो। हाँ होता है ना होता है ना, किसी ने कहा यार मैं बहुत थका हूँ उस्ताद जी, मैं कॉल करूंगा यार तू ऑन कर ले यार, मैं लेक्चर सुन लूंगा, ऐसा कोई हो सकता है, बेशक मुझे उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर द मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर, हाँ जी, एंटर हुए हैं 5 ईयर लीज एग्रीमेंट में मशीन के लिए, और लेकिन मशीन को कब आप जो है वो 7 साल पे डेप्रिशिएट कर सकते हैं। PL ने एक लीज पर मशीन ली है, ठीक है जी। अच्छा, PL, अगर PL के पास ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज फॉर 2 years एट मार्केट रेंटल, मेरे ख्याल में मार्केट रेंटल पे कोई करे तो एक्सटेंड, तो वो तो वहीं पे देखना पड़ेगा, कोई इतना क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये नहीं है। PL हैज ऑप्शन टू परचेज एसेट एट मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ, ये भी ऑप्शन है, नो डाउट ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे ऑप्शन को देखने के लिए उस पीरियड का एंड देखना पड़ेगा, 5 साल गुजरने पर ही देखेंगे। जब 5 साल गुजरने पर मार्केट प्राइस पर ही एसेट मिलना है या मार्केट रेंटल पे ही मिलना है, तो फिर उस वक्त डिसाइड करेंगे कोई हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। जरूरत महसूस करेंगे तो उस वक्त एक्सटेंड कर लेंगे, आज खड़े होकर क्लियर नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये मिनिमम कॉस्ट पे एक्सटेंशन मिल रही होती तो फिर हमें शक होता। ओनरशिप ऑफ एसेट पासिस टू PL एट द एंड ऑफ, ये तो मुफ्त में कह रहा है, अगर ओनरशिप ने ट्रांसफर ही हो जाना है तो फिर 5 years लीज एग्रीमेंट हो पड़ा। आपको पता है ओनरशिप विल ट्रांसफर में हम यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, जो कि 7 साल है, मुझे यही ऑप्शन सही लग रहा है। वो कहता है PL की पॉलिसी है कि वो जो भी एसेट, ऐसे नहीं, फजूल बातें ना करो यार, सीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ना, मुझे पसंद है ना सीटा वाला, ठीक है। हाँ, एक और खुद करने वाला आ गया, रीटा, इसका नाम रीटा है। अच्छा, 3 पे आ जाए, कर लेना ये खुद 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 कार, बस बस एक MCQ रहेगा। ऊपर वाले पता है क्या है, ये आसान है, खुद करने हैं आपने, ये लो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, जो बेटा है मैं पढ़ के आया हूँ, अभी मैं बैठा वही 10 मिनट लेट इसीलिए आया हूँ, मैं बैठा पढ़ रहा था कौन सा करवाना है कौन सा गुजारना है, लेकिन वो गुजारना मैंने है क्योंकि मेरा पर्चा पास है और मुझे ये पता है कि आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है, अभी ये करेंगे तो पता लगेगा कि आपको ये पता है कि ये क्या है, ठीक है। अंधा एतमाद नहीं करना, देख लेना, खुद का मतलब खुद करो। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, IFRS 16 लीजेस परमिट्स सर्टेन एसेट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, अच्छा ये तो पढ़ा है, लेकिन इसमें ना उसमें उसने कहा था बताओ भला किसको वो नहीं इजाजत देते, नॉट, ये वो उसने कान यूं पकड़ा हुआ था, ये कान इसने सीधा पकड़ा हुआ, ठीक है। पढ़ो, परमिट करता है एग्जेम्पशन राइट ऑफ यूज की, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट, आ यूज्ड मोटर व्हीकल विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 15 एंड करंट, भाई करंट को नहीं देखना, लीज टर्म शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है नहीं, क्योंकि लीज टर्म 24 महीने, लो वैल्यू एसेट है, करंट मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, ओरिजिनल, ठीक है। तो अगर ये दोनों बातें नहीं है तो क्या इसको परमिट करेंगे टू बी एग्जाम्ड? नहीं, इसको नहीं करेंगे। उसने कहा है किसको परमिट करना है, ये ऑप्शन सही नहीं है। आ न्यू व्हीकल, लो वैल्यू तो नहीं है, पढ़ते ही पता लग गया, व्हीकल आ गया, विद अ कॉस्ट ऑफ 15, लीस्ट फॉर, तो ये दोबारा लिखा क्यों? अच्छा, ऊपर ये वाली फनकारी थी ना, ये वाली,
करंट फेयर वैल्यू देके बच्चे को परेशान करने की कोशिश की थी कि एमसीक्यू में बच्चा धोखा खा जाए। बच्चों ने तो धोखा नहीं खाया, बच्चों ने तो वो लेक्चर लिया था ईद से एक दिन पहले वाला, घर थे तो घर पे ले लिया था। अच्छा, अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 15, लीज फॉर 24, शॉर्ट टर्म तो नहीं है, शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं है। टू बी रेंटेड टू कस्टमर ऑन डेली लो वैल्यू, सॉरी लो वैल्यू तो नहीं है, मैं कह रहा था ये असल में शॉर्ट टर्म तो है। अब कोई एक भी हो जाए, ये डेली बेसिस, ओके 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 ओके, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, रेंटल सिर्फ डेली है, कोई नहीं मसला, अच्छी बात। अ न्यू मोटर व्हीकल, चलो लब भी गया फिर, चले 1 और 2 कर लेना, ठीक है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं IS 38 का सवाल जो मैंने असल में करवाना था, ये तो ऐसी गपशप थी। चलें शुरू करें पार्ट टू। अब इसका क्या, पार्ट पहले ही पार्ट भी है, फिर पार्ट 2। उस्मान को ढूंढने दो कहां से IS 38 का सवाल शुरू होना है, ढूंढते ढूंढते ही MCQ कर जाए शायद। यार यहां पे एक सेव वाला सवाल होगा, एप्पल लिमिटेड। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, असूली तौर पे ना ये सवाल मुझे करवाना चाहिए था जब आप कंसोलिडेशन कर लेते, लेकिन एक सुनो लेकिन एक छोटी सी बात है, गुडविल की कैलकुलेशन सिखानी है, उस तरीके से नहीं सिखानी जैसे हमने कंसोलिडेशन में सीखनी है। वो प्रॉपर तरीका होगा हमारा, लेजर बना करेगा, हर सवाल में वैसे करेंगे। फिलहाल जुगाड़ लगा के समझा देता, सिर्फ वो चुप कर जाओ। अब ये इसलिए करवा रहा हूं कि अब MCQs के लिए बुला लिया आप लोगों को और 3:30 तक का टाइम लिया हुआ, तो आधे घंटे में मैं ये डिस्कस कर लेता हूं, कर आप लोग लीजिएगा, ठीक है। 3:30 छुट्टी दे दूंगा। नोट बनाने का टाइम निकल आया, 1 मिनट बना देंगे ऐसे गंदा मुंदा करके, और अगर नोट बनाने का टाइम ना मिला तो क्योंकि डिस्कशन हो जाएगी तो नोट आप बना लेंगे, मैं कल मंडे को चेक कर लूंगा, ठीक है। ऑप्शनल है, पेपर से पहले करना है, इसलिए आज ही कर लीजिएगा या कल। 256 अल्लाह, पढ़ाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है इनको, कौन सी कौम आ गई है अब मार्केट में। ओपन करें सवाल, पढ़ें रिक्वायरमेंट। वैसे तो मैंने 2 IS 38 के सवाल प्लान किए हैं। अब आप लोग अगर नो ज्यादा करेंगे ना तो मैंने फिर 4 बजे तक पढ़ाना और दूसरा भी करा देना है। मैंने चूंकि MCQs एकदम से आज प्लान किया, अभी मैंने इसलिए बैठ के पढ़े कि कौन से करवा दूं, तो वो एक सवाल मैंने स्किप कर दिया। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था हफ्ता पहले, 2 मैंने क्वेश्चंस करने IS 38, वो 2 से 1 क्यों हुआ है? आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए कि मैंने MCQ IFRS 16 के करवा दिए, चलो माफ कर दो। आप लोग राजी तो होते नहीं है ना। मैं अगर 2 ना करवाऊं, 1 MCQs करके छुट्टी दूंगा, आप लोगों ने फिर भी नाराज जाना है, MCQs के लिए बुला लिया हमें, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हमें। इसलिए भाई ये सवाल तो होगा, ये तो होगा। रिक्वायरमेंट पढ़ो। वो होमवर्क याद है ना, कौन सा भला, वो लीज का जो मैंने सवाल दिया आज 18 को, जो आखिरी में से है, हाँ वो ना भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, वो दोनों तरीके से करना है ना, लेसर और लेसी से, और बड़ा टेक्निकल 2-3 चीजें उसमें ऐसी हैं कि परेशान करते हैं वो, लेकिन आपने बगैर सोल्यूशन देखे एक बार कर डालना सारा। प्रिपेयर अ नोट ऑफ इंटेंजिबल्स फॉर इंक्लूजन एज कंसोलिडेटेड। अच्छा जी ठीक है, वो होती होंगी, कुछ होती होंगी, हमें क्या, हमने तो नोट बनाना है, इंटेंजिबल का बनाना है, वो जोन सी मर्जी स्टेटमेंट में बन रहा है वो एक जैसे ही बनेगा वो नोट, ठीक है। एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड, छोड़ो ये बाद में देख लेंगे, फॉर द ईयर 30 जून 2018 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ग्रुप्स इंटेंजिबल एसेट्स। लिखे हमें क्या होता है। ऑन 30 जून 17 हमारा ईयर एंड जिस पे नोट कह रहा है 30 जून 18 है, और उसने कंपैरेटिव नहीं कहा तो खुद से नहीं बनाएंगे, उसने कहा टोटल कॉलम भी ना बनाओ तो नहीं बनाएंगे। अच्छा दूसरा सवाल मैंने प्लान किया था ना IS 38 का, वैसे बता दूं उसमें बोरिंग कॉस्ट मिक्स हुआ है। अब आपकी मर्जी है, इसमें वीकेंड में ना सी अगले वीक में किसी वक्त कर जरूर लेना। पता है क्या, एक आधा और भी कॉन्सेप्ट है FAR 1 का उसके अंदर ना, तो फिर आपका वो रहता अच्छा नहीं लगता। FAR 1 वाली पड़ी हुई चीज बिल्कुल ही भूल जाओ आप, हैं। तो मेरा दिल तो ये है, वो सवाल मैं बता दूंगा फिर किसी वक्त एंड पे रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूंगा कि वो सवाल ऐसा है कि घर नहीं जाना जब तक सेशन एंड करने का, घर नहीं मुझे जाने देना जब तक मैं वो सवाल ना कराऊं, बता दूंगा इसलिए आपको। अच्छा जी,
Apple is in the process of finalizing financial statements. Following information pertains to the groups of intangible assets. On 30 जून 17, ये पिछले साल का एंड है, हमारे साल का पहला दिन, ऐसा ही है। 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 हमारा साल है ना। On 30 June 17, revalued amount of AL's license and related revaluation surplus were 450 and 30 million respectively. Revaluation मॉडल यूज हो सकता होगा तो उसने किया हुआ है। लाइसेंस को उसने रीवैल्यूएशन सरप्लस पे शो किया हुआ है और रीवैल्यूड अमाउंट दिखा रहा है, मतलब रीवैल्यू हुआ होगा तो ये सब कुछ हुआ है ना। इसके गले नहीं पड़ जाना भाई, कहाँ एक्टिव मार्केट क्या है वो कहाँ, भाई ओपनिंग में बता रहा है, वो ओपनिंग में एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट है और ओपनिंग में सरप्लस पड़ा है, मतलब पहले कोई सरप्लस आया होगा जो पड़ा हुआ है अभी ओपनिंग डेट पे, ठीक है। मैं वैसे इंटेंजिबल का नोट बना रहा हूँ ना, ठीक है। वैसे जिसको परेशानी हो ना थोड़ी सी इससे, वो रीवैल्यूएशन मॉडल को पीपीई के अंदर देखने से बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जो रीवैल्यूएशन IAS 16 वाली FR1 में पढ़ी थी वो इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे, टिका के करेंगे। उसकी वजह मजबूरी है हमारी, क्योंकि वही वाली वर्किंग जो है 2 कॉलम्स के इजाफे के साथ हमारे अगले टॉपिक IAS 12 में आ रही है। रीवैल्यूड एसेट होगा, IAS 12 आएगा, टैक्स इग्नोर नहीं होगा, तो जो 2 कॉलम्स बनते थे ना, 3 बल्कि एसिड सरप्लस P&L, उसके आगे 2 कॉलम और नए पड़ेंगे। 5 कॉलम वाली वर्किंग वो करनी है, तो 5 वाली वर्किंग करने के लिए पहले 3 वाली रिवाइज करवानी पड़ेगी। तो इसलिए आप गम ना करें, रिवैल्यूएशन रिवाइज करवाई जाएगी आपको IAS 16 वाली, FR1 वाली, ओके। बस फिर अब ये तुम्हारे मसाइल, अब मैं इनका क्या करूं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास जी ओपनिंग पड़ा है। अब हम नोट को दिमाग में रख के चल रहे हैं। हमें एक तो पता लग गया कि लाइसेंस ने आना है, ठीक है जी, एक एसेट है, और वो है भी कौन से मॉडल पे, रीवैल्यूएशन मॉडल। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 17, साल के पहले दिन, AL एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो। PTCL ने यूफोन को, हमारी एग्जांपल है ना पहली कंसोलिडेशन किताब के अंदर, वो यही है, ठीक है। PTCL ने यूफोन को एक्वायर कर लिया। अब यूफोन को एक्वायर करने का मतलब ये होता है कि यूफोन के सारे एसेट्स वगैरह, यानी पूरा यूफोन ही ले लिया इन्होंने। अब इसके अंदर यूफोन का के टेंजिबल एसेट्स भी होंगे, PPE वगैरह, ठीक है जी। इसमें यूफोन की कोई मिसाल के तौर पे यूफोन का कोई इंटेंजिबल की मिसाल ले लें, इनका अपना कोई पेटेंट पड़ा होगा मिसाल के तौर पे। अच्छा, उसके बाद और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन यूफोन ने मिसाल के तौर पे कहा कि जी हमारे टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो 100 रुपये के थे, हमारा पेटेंट जो है मिसाल के तौर पे वो 50 रुपये का है, लेकिन हम आपको यूफोन बेचेंगे 300 रुपये की। तो हमने कहा यार पागल हो, उन्होंने कहा जी 150 हमारा गुडविल का। इस तरह की ज़रा कैलकुलेशन होनी है। अब एक बात जो आपको नहीं पढ़ाई गई, पेंडिंग है आपके एंड पे, नहीं मेरे एंड पे, वैसे तो बहुत अच्छी समझ आएगी उसकी इंशाल्लाह जब कंसोलिडेशन कर चुके होंगे, लेकिन स्टिल वो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन यहाँ से छोड़ा था, आपको याद होगा जब थेरी शेरियाँ पढ़ रहे थे, याद है वो? जब नहीं याद, मैं याद करवाने के लिए तो इधर आया हूँ, मेरा काम ही क्या है ये याद दहानी कराते रहना। यहाँ पे वो जहाँ पे वो एक्सचेंज और गवर्नमेंट ग्रांट की बात होती है ना, बीच में हम कुछ छोड़ गए थे, उस बीच वाली लाइन कहानी में सिर्फ एक लाइन पढ़ानी है, क्योंकि असल कहानी तो उसकी इंशाल्लाह जब कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ें, पूरा महीना लगना है, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। लब दो यार के तो मैनू यार को मेहरबानी करो, दस दो, खुद ही ढूंढे सर, खुद ही ढूंढे, हम क्यों बताएं, हमने फंसना है, ढूंढ ही लेंगे। ये देखो पेज नंबर 212 पे मेरे भाई, पेज 212 के ऊपर हम एक लाइन पढ़ने लगे हैं, बड़े मौके पे आए हो आप। पेज 212 पे वो कहते हैं अगर हम एक्वायर करें बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई इंटेंजिबल, ये स्टैंडर्ड किसका चल रहा है, इंटेंजिबल्स का ना। तो यहाँ पे बात ये चल रही थी, अगर आप गौर फरमाएं तो ये कहानी कुछ यूं चली थी, ये जो नंबरिंग चल रही है, हमने इंटेंजिबल को परचेजा अलग से, या हमने इंटेंजिबल को एक्सचेंजा विद अदर इंटेंजिबल, या फिर हमने इंटेंजिबल लिया हुकूमत से मुफ्त में या पैसे देकर,
या फिर इंटेंजिबल एक्वायर हुआ इन अ बिजनेस कम्बिनेशन। बिजनेस कम्बिनेशन मतलब क्या है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि पीटीसीएल ने यूफोन को एक्वायर किया, ठीक है। अगर पीटीसीएल यूफोन को एक्वायर करे और इंटेंजिबल उसके बीच में एक्वायर हो जाएं बिजनेस कम्बिनेशन वाले, तो उनको क्या करना है, इफ एन इंटेंजिबल इज एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कम्बिनेशन इट्स कॉस्ट इज इट्स फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। यूफोन को खरीदने गए, यूफोन की सूरत हाल कुछ यूं थी, ये यूफोन है, यूफोन के पास मैंने कहा कुछ पीपीई पड़ा है, ठीक है, कुछ इसके पास जो है वो मैंने कहा एक जैसे मिसाल का पेटेंट है, एक इनका सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद इनकी गुडविल है, रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल IS 38 रिकॉर्ड नहीं करने देता। इनकी कोई कस्टमर लिस्ट पड़ी थी, इनका कोई अपना इंटरनली जनरेटेड ब्रांड था, IS 38 रिकॉर्ड नहीं करने देता, वो रिकॉर्डेड नहीं थी। लेकिन जब पीटीसीएल ने जाके इसको एक्वायर करना है, तो पीटीसीएल के लिए ये यूफोन सारी की सारी परचेज होने जा रही है, तो इनके लिए जो रिकॉर्ड नहीं हुआ कस्टमर लिस्ट या ब्रांड था, या इवन जो गुडविल के पैसे इनको देने पड़े, वो सब का सब पीटीसीएल के लिए परचेज्ड बन जाएगा। पीटीसीएल उसको रिकॉर्ड करेगा अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हमने बनाना सीख रहे हैं, मैं कौन सा कोई हवाई बातें कर रहा हूं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये सीख रहे होंगे हम, कि दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, उनको कंबाइन करना सीखेंगे, वो तब की तब सीखेंगे। फिलहाल इतनी सी बात सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर पीटीसीएल ने यूफोन को एक्वायर किया है, तो सारा यूफोन एक्वायर हुआ है, उसमें यूफोन के टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स भी एक्वायर किए हैं, और जिन एसेट्स को यूफोन ने रिकॉर्ड नहीं किया था IS 38 की मजबूरी की वजह से, जब पैसे पे करने जाएगा पीटीसीएल, तो यूफोन ने उसके भी पैसे लेने हैं, जैसे कि गुडविल थी, जैसे कि ब्रांड है, जैसे कि कस्टमर लिस्ट है, यूफोन इसके भी पैसे लेगा पीटीसीएल से। तो इस सब के बारे में IS 38 क्या कहता है, अगर आपने कोई इंटेंजिबल एक्वायर किए हैं इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो चाहे वो यूफोन की किताबों में कॉस्ट पे पड़े हैं, चाहे नहीं नजर आ रहे, दोनों सूरतों के अंदर हमारे लिए उनकी कॉस्ट क्या होगी, जिस दिन एक्वायर करने गए यूफोन को, उस दिन की उसकी फेयर वैल्यू। इतनी सी बात पढ़ानी थी आपको, बाकी सवाल में कोई जान नहीं है। चलें सवाल पे। पहले वाला पॉइंट तो हो गया ना, वो तो लाइसेंस था, वो ऑलरेडी था, एल्स लाइसेंस है, एप्पल्स लाइसेंस है, ठीक है ना। अगली बात क्या है, 1 जुलाई 17 को साल के पहले दिन, ये इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में साल के दरमियान में बहुत कुछ किया करेंगे, कभी एक्वायर कर ले, कभी वो उस टॉपिक की बात है, फिलहाल इसकी तरफ है। ऑन 1 जुलाई 17 एप्पल एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो, सारी की सारी हमने मैंगो खरीद ली, ठीक है, फॉर ₹1950 मिलियन। पेड कितना जी, 1950। आगे, फेयर वैल्यूज ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग इन मैंगोज बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन जिस दिन हमने उसको खरीदा है, आर गिवन बिलो। सॉफ्टवेयर है 100 मिलियन ईच और 200 है, तो इसका मतलब 2 सॉफ्टवेयर होंगे, 2 होंगे ना, ठीक है। तो इस 1950 जो हमने पे किया है, इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर के लिए कितने पे किए हैं, फेयर वैल्यू है ना, क्या कह रहा है ये, फेयर वैल्यू। और उसके बाद कहता है अदर नेट एसेट्स, बेटा ये अदर एसेट्स हैं, प्रोबेबली ये कितने, वैसे कितने, ये प्रोबेबली टेंजिबल्स होंगे, उसने तोड़ फोड़ के इसलिए नहीं बताए क्योंकि हमसे वो नोट इनटेंजिबल्स का बनवा रहा है, तो मुझे इसको सिर्फ पैसे देने की हद तक देखना है कि 1950 में मैंने 1545 अदर एसेट्स के पे किए हैं, बाकी इससे अलावा मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ें जी, ये पॉइंट हो गया, ये कि 1 जुलाई को एंटायर शेयर होल्डिंग 1950 की खरीदी है, और एमएल्स बुक्स के अंदर एक्विजिशन डेट पर जो है वो एक सॉफ्टवेयर, 2 सॉफ्टवेयर पड़े थे 200 के, और बाकी एसेट्स जो हैं वो 1545 के, अभी बराबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मैंगो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। पहले दूसरा बुलेट पढ़ो, ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एमएल्स कस्टमर लिस्ट, एमएल्स कस्टमर लिस्ट, एमएल की किताबों में नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि एमएल की कस्टमर लिस्ट एमएल की किताबों में IS 38 रिकॉर्ड नहीं करने देता, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट। लेकिन जब हमने जाके
पूरा एमएल ही परचेज किया, तो एमएल ने इसके भी पैसे लेने हैं हमसे, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या बनने जा रही है, परचेज्ड गुडविल। ओके, नेक्स्ट, टायर पंचर हो गया जी, ओके लग गया। अच्छा जी, तो ये 20 मिलियन जो है ये जनाब कस्टमर लिस्ट के पैसे भी हैं। कस्टमर लिस्ट, एमएल की कस्टमर लिस्ट होती होगी उसकी किताबों में, नहीं रिकॉर्ड, हम तो करेंगे। फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, क्योंकि आज हमारे लिए इसकी कॉस्ट क्या है, आज हमारे लिए मैंगो के हर इंटेंजिबल की कॉस्ट है उसकी आज की फेयर वैल्यू। पढ़ने आई हुई है मक्की भी, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे कहता है, टिल एक्विजिशन एमएल हैड इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन। सिर्फ पॉइंट ये, अगला तो ऐसे सवाल आपके वो ये भी था। अच्छा जी, अब जाहिर है ये पास पेपर का सवाल है ना, तो पास पेपर में 14 नंबर का ये सवाल आया है। ये तो जब कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे ना आप, तो ये बच्चों वाली एडजस्टमेंट है। खुद देखें आप, बगैर कंसोलिडेशन पढ़े हम थोड़ी सी बात करके इसको कर पा रहे हैं, तो जब पूरा महीना कंसोलिडेशन कर चुके होंगे तो आपका क्या लेवल होगा जी। तो टिल एक्विजिशन ML has incurred research and development of 80 million on product ABC. ML had not recorded this as an asset because criteria for recording for internal net intangible was met on जक्कम जुलाई 17, जिस दिन उन्होंने वैसे ही खरीद लिया है एप्पल वालों ने। तो कहता है इससे पहले क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। तो ये 80 मिलियन जो है ये कॉस्ट थी R&D की, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, याद है ना। अब ये ML ने क्यों नहीं रिकॉर्ड की हुई, क्राइटेरिया मीट नहीं था। अब जब हम खरीदने जाएंगे, याद आ रहा है परचेज R&D, तब छुट्टियां नहीं करते थे तुम, तब सब कुछ याद है तुम्हें। यही कह रहा हूं, पढ़ लो लेक्चर ईद से पहले वाला जो छोड़ा हुआ है जी। हम किसी की R&D को आर हो चाहे डी हो, याद है हम जब खरीदते थे तो मैंने कहा था उस दिन जितने की खरीदी है वो आपके लिए है, वो आपके लिए इंटेंजिबल है, और उसके बाद उसमें मजीद आर और डी अलग अलग कर लेना जो आप खुद करो। बाकी तो जो आर हो या डी हो खरीदा है वो आपके लिए परचेज्ड R&D है, इंटेंजिबल है। याद आया कुछ कि दिखाऊं जाके, कुछ याद आ रहा है ना। ये इसीलिए I38 कुछ दिन बाद रखा था कि जरा भूल रहा होगा तो चलो रिवाइज हो जाएगा सर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज ये कॉस्ट है जो ML इनकर कर चुका था ऑन दिस डेट, यानी एक्विजिशन डेट। टिल एक्विजिशन ये हुआ, और ऑन दिस डेट यानी जिस दिन एक्विजिशन हुई है, AL एस्टिमेटेड, एप्पल को लगता है कि फेयर वैल्यू ऑफ दिस R&D वाज 95। मुझे बताओ कॉस्ट 80 हम लेंगे या फेयर वैल्यू 95? अभी तो पढ़ा के आ रहा हूं कि हर इंटेंजिबल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर होगा वो उसके लिए हमारी फेयर वैल्यू ही हमारी कॉस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब इस 1950 में से उन्होंने हमसे क्या है, ये R&D है, मैं प्रोडक्ट ABC भाई कह रहे हैं, चलो ठीक है, प्रोडक्ट ABC ही था कि ऐसे ही बोल दिया। अच्छा ये AL एस्टिमेट फेयर वैल्यू ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट वर्क ऑन ABC, ठीक है, ABC प्रोडक्ट ABC, इसकी फेयर वैल्यू 95। हाँ जी, 1950 पूरा हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा जरा मुझे बताओ, टोटल करो जरा, 200 जमा 1545 जमा 20 जमा 95, 1860 वाली चीजों के पागल हैं कि हम 1950 दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा ये सब तो हो गया ना, लेकिन हमें फिर भी कम लग रहे हैं, हमारा एक नाम भी है, हम इतने अरसे से इस बिजनेस में, हमारे अपने कस्टमर, अपनी कस्टमर बेस है, लोग जानते हैं यूफोन तुम ही तो हो, पता है ना तुम्हें भी, मुझे भी पता है। देखो तो यूफोन को अगर PDCL ने खरीदा है तो यूफोन का नाम भी है, उन्होंने सर्विसेज दी है इतना अरसा, तो उनका जो नाम है उसके भी वो नाम ही काफी है, ठीक है। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, गुडविल होगी। ये गुडविल हम और तरीके से निकाला करेंगे अपने इंशाल्लाह उस कंसोलिडेशन के टॉपिक में जाके, फिलहाल तो गुजारा करना था। बोलो 90। देखो बच्चों, अब कोई ये ना कहे मुझे कि जी ये तो इंटरनली जनरेटेड है। भाई इंटरनली जनरेटेड थी, मांगो के लिए थी, मांगो के लिए थी, लेकिन मांगो को जब जाके एप्पल ने परचेज लिया तो फिर ये एप्पल के लिए ये परचेज गुडविल बन गई, और आपको कहा था परचेज गुडविल तो इंटेंजिबल होती है।
डन जी, सवाल खत्म। यानी कि एक्सक्यूज मी, आपका जो नोट है उस नोट में लाइसेंस 1 लाइन, सॉफ्टवेयर 2 लाइन, अदर एसेट साइड में रखो, पीपीई होगा, कस्टमर लिस्ट, प्रोडक्ट एबीसी और गुडविल। ठीक है, बन गया नोट। अच्छा, अब ये जो आपने एबीसी प्रोडक्ट की R&D खरीदी है, इसके ऊपर अब मजीद को काम शाम हुआ है, चेक करो। ML इनकर्ड फॉलोइंग, अब आगे वही नॉर्मल सवाल हो गया जो कई किए थे आपने। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ये पढ़ानी थी कि फेयर वैल्यू पर इनको हम लिया करते हैं, और दूसरा गुडविल, बकाया पैसे गुडविल के हैं, ठीक है, और गुडविल परचेज बन गई है। ओके जी, ML इनकर्ड, फिरोजी रंग लगाते हैं। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई 17 टिल एबीसीज लॉन्चिंग डेट, दैट इज मई, यकम जुलाई को कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया था, यकम मई 18 तक फिर खर्चे होते रहे लॉन्चिंग डेट तक, यानी कि इस दिन से लेके यकम जुलाई 17 से लेके यकम मई, यानी कि 30 अप्रैल कह लें, कितने महीने बनते हैं? 6 महीने पिछले साल के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी, पूरे 10 महीने। 10 महीने तक खर्चे होते रहे, क्राइटेरिया पहले दिन से ही मीट हुआ था। ठीक है ना, इसका मतलब ये सारे के सारे उस 90 में ऐड होंगे। कितना दिल कर रहा है आपके नोट बना के ही जाएंगे आज, जो मर्जी हो जाए, हम नहीं खुद बनाएंगे आज, नोट बना के क्लास सर से कहेंगे आज तो नोट, आज अगर देखो मुझे ऐसे बच्चे नहीं मिलने वाले, ढूंढूंगा अगर मैं मुल्कों। ये किसने लिखा? जिसने लिखा आप लोगों के लिए लिखा, मेरी तरफ से लिखा कि अगर मैं मुल्कों जाके ढूंढूं, ये जो चंद बच्चे आए हैं, कोई 60-70 बच्चे जो आए हैं इतनी बड़ी क्लास में से, ये वो हैं जो नायाब हैं, ये नहीं मुझे मिलने वाले, जो आज आ गए हैं और नोट बना के ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो आ जाओ जी, नाराज हो गए हो? पानी मैं पिलाता हूं, इधर आ, ये मोबाइल उठा के, जो दो मोबाइल उठा के पानी पीने जा रहा है ना भाई, मैं पिलाता हूं पानी। किधर जाना है? इधर नहीं, जान नहीं देना मैं। फड़ ओके जी, नेक्स्ट पढ़ें। ये खर्चे हुए हैं। अब देखें, एक बार आपने जो R&D खरीद ली, उसके बाद बाकी जब आगे आपने काम शुरू किया तो खर्चे जो हो रहे हैं उसमें R अलग, D अलग। जैसे कि मार्केट रिसर्च, मुझे लगता है आप भूल से गए हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स ओपन कर लूं या काम चलेगा? चले पहले ट्राई मारते हैं, भूली हुई बात शायद याद आ जाए, नहीं तो फिर देख लेंगे। ठीक है, मार्केट रिसर्च एग्जांपल ऑफ रिसर्च के अंदर ही थी। ठीक है, नहीं तो मैं दिखाता हूं। क्यों है? नहीं लिखा हुआ, शायद नहीं लिखा हुआ। ये रिसर्च फाइंडिंग, मार्केट रिसर्च यहीं से निकलेगा, या नाम से ही पता लग रहा था, खुद ही बोल रहा है रिसर्च, नहीं है एक्सप्लिसिटली तो कोई नहीं, खैर है। हाँ जी, ये क्या है? एक्सपेंसे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिजाइन, दिमाग पे जोर डाल। अच्छा देखो, ये माजरत के साथ, ये अब काफी दिन हो गए इसको पढ़े हुए, रिवाइज वैसे आप लोगों ने करने की जहमत नहीं की, संडे आ गया है ना, अब रिवाइज कर लें। ठीक है, तो प्लीज ने सर जान ही नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, यही तरीका होता है रिवाइज करने का, कर रहे हैं ना रिवाइज। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट डिजाइन कैपिटलाइज ही होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ था या नहीं, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ जाता है। डिजाइन ऑफ प्रोटोटाइप्स, डिजाइन टूल जिग्स, डिजाइन पायलट प्लांट, डिजाइन। तो डिजाइन इधर ही चल रहा है मेरे ख्याल में, तो कैपिटलाइज करना है। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट पता है, नॉट फॉर कमर्शियल, दिखा दूं या याद आ गया? ये रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, रिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट को, कैपिटलाइज ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ट्रेनिंग नाइस, टेस्टिंग ऑफ यस। अच्छा, अब ना इसमें ना एक आधी बात ऐसी होती है, जैसे आप प्रोडक्ट डिजाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, थोड़ा यूज करके दिमाग, कॉमन सेंस आपने कर ली, ऐसे ही ये लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या है? लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट का खर्चा जो होता है, ये टेस्टिंग नहीं होती, ये गुब्बारे लगा के, पटाखे पटूखे चला के, रोटी खिला के, एडवर्टीजमेंट है।
अच्छा, प्रोडक्शन हो रही है तो ये भी कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा होता है भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि ये एक्सपेंस था। इसका मतलब ये हुआ दिस, एक्सपेंस नहीं लेना हमने, एसेट लेना। एक्सपेंस को दफा करो क्योंकि पीपी का नोट बना रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 बस। तो ओपनिंग 0 था, एबीसी। परचेज्ड और इंटरनली जनरेटेड अलग अलग रखते हैं एडिशन में, याद है ना। परचेज में 90 आएगा, 90 था 95 था, 95 आएगा, और उसके बाद एडिशन में 12 जमा 48 जमा 6 जमा 4, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी अमोर्टाइजेशन के लिए लाइफ साइकिल, अमोर्टाइजेशन कितने महीने की होनी है, नहीं समझ आई। अमोर्टाइजेशन कितने महीने की होनी है भाई? आ जाओ, आई38 का सवाल चल रहा है, आ जाओ। वहां नोट बनाने लगे आप, तुम तो मैं नहीं दो फिर। ये देखो, वो गुडविल आ गई आज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। और मैंने अलग अलग नहीं किया, यानी आप नहीं ढूंढ पाओगे एमसीक्यूज कहां से खत्म हो रहे हैं, इसलिए आपको सारा लेक्चर लेना ही पड़ेगा आज, ठीक है। कितनी देर की क्लास हो गई है जी? 1 घंटा 10 मिनट की हो गई है। यार नहीं बताओ हुए कितने हैं? नहीं 1 घंटा कितने मिनट की क्लास हो गई है? 1 घंटा 10 मिनट की तकरीबन, बस 20 मिनट और पढ़ने। ओके ओके, ना आपके 20 ना अभी मेरा वाला, ठीक है, 15 मिनट डन। अच्छा जी, अच्छा बात तो सुनो, ये देखो तो सही, ये देखो तो सही, देखो तो सही, इतने नंबर आ गए। वो अंग्रेजियां लिख लेना। नोट का नंबर बताओ, 10 नंबर। इनटेंजिबल्स जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। एक थोड़ा सा मसला है, ओपनिंग एडिशन जो है वो तोड़ के लेना था, परचेज्ड और इंटरनली जनरेटेड। ये थोड़ा निका निका करके लिख रहा हूं, गुजारा करें, इसमें एक मसला है, इस वजह से कह रहा हूं। उसके बाद डिस्पोजल भी है सवाल में, रीवैल्यूएशन भी है, माशाल्लाह। ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा, ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन नहीं याद रहता बंदे को, तो इसके लिए अर्ज किया आपको कि हमने IAS 16 वाला रीवैल्यूएशन करना है, पीपी वाला रिवाइज IAS 12 में जाके, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन, उसके बाद डिस्पोजल और क्लोजिंग, फिर अक्यूमुलेटेड, ओपनिंग, फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस 30 जून, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अगर हो, बचपन में आपने सीखा होगा, वैसे कोई मसला नहीं है, पर अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन तो पहले अमोर्टाइजेशन लिख लें, आसानी होगी। चुपा 18 अमोर्टाइजेशन है, अच्छा अच्छा, अल्लाह यार। उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद डिस्पोजल भी आ सकता है, और क्लोजिंग। पता नहीं लाइन क्यों छोड़ दी मैंने, अगर ना दिल करे तो अलग से सेक्शन बना लो इम्पेयरमेंट का। वैसे एक एसेट इम्पेयर भी होना है इस सवाल में, यानी कि बहुत कुछ था इस सवाल में, इतना प्यारा सवाल था, क्या बताओ। पढ़ें आगे, पढ़े क्यों, ये नंबर तो ले लें, ये नंबर ले लेने चाहिए मेरे ख्याल से। लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट एबीसी है, कस्टमर लिस्ट है और गुडविल है। बोलो, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, कस्टमर लिस्ट, प्रोडक्ट एबीसी और गुडविल। ओपनिंग लाइसेंस का तो पड़ा है, वो देख लेते हैं। ये कोई नहीं था, इनमें से कुछ भी नहीं था, ये सब खरीदे हैं हमने जब मैंगो को खरीदा था, ठीक है। ओके, बस अब में हम कंक्लूजन पे हैं, सवाल डिस्कस हो गया। अच्छा जी, अब वो कहता है, यहां से शुरू करो तो 30 जून 17 यानी पिछले साल के आखिरी दिन, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लाइसेंस 450, और इसकी एक्यूमुलेशन है, सॉरी सरप्लस है। इसको तो मैंने नहीं लेके आना मैं मेन नोट के अंदर, ठीक है, तो मुझे 450 की जरूरत है। लो, नंबर मिल ही जा रहे हैं, मिल ही जा रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों का दिल है बस 15 मिनट में ये सवाल खत्म करके सर छुट्टी दे दो, तो क्या जरूरत है घर पे जाकर हमें दोबारा करने का। आ ही गए हैं तो घर का काम जरूर लेके जाना है। 15 मिनट जी।
नेक्स्ट, चुप कर जाओ, नहीं मैंने चले जाना है। अच्छा सुनो 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 सुनो, पता नहीं अब रीवैल्यू किस दिन हुआ है, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन नजर नहीं आ रही, तो मैं यही अज्यूम करूंगा पिछले साल के एंड पे हुआ होगा। बहरहाल देख लेते हैं, आगे बढ़े। उसके बाद जो हो सकता है वो तो करते जाएं, अमोर्टाइजेशन की बाद में बात कर लेंगे। मार्क, अच्छा उसके बाद ये सारे के सारे एसेट जो हैं 220, 95 और 90, ये सारे के सारे एक्विजिशन वाला एडिशन है। सॉफ्टवेयर कस्टमर लिस्ट 95, 90, ठीक है। अभी मुझे यह पता है कि सॉफ्टवेयर कस्टमर लिस्ट प्रोडक्ट एबीसी ये तो होती नहीं ना डेप्रिशिएट गुडविल, ठीक है। तो नायाब बच्चों, अब क्या करूं, सवाल भी तो आप लोगों के लिए करना है ना, सवाल भी आपके लिए नायाब ही आज। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ये सारी कहानी जो पॉइंट 2 वाली थी ये मेरे ख्याल में हो चुकी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। इसको वर्किंग 1 कह लें, जरा इसको तमीज से कर लीजिएगा। तमीज कैसे? आपने यूं लिखना है सॉफ्टवेयर, अगले में अदर एसेट, अदर में कस्टमर लिस्ट, प्रोडक्ट, फिर एबीसी और नीचे टोटल लिख के बैलेंसिंग ये निकाल लेना है और एग्जामिनर को यूं बता देना है कि ये 90 जो है ये मैंने वर्किंग नंबर 1 में निकाला है, क्योंकि ये 90 तो सवाल में गिवन नहीं था ना, बाकी सब गिवन था। ऐसा ही है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। पॉइंट 2 में और कुछ है तो मुझे बताओ। पॉइंट 2 में से हमने कुछ छोड़ा है तो बताओ। सारा पॉइंट 2 हो चुका है। पॉइंट 3 में जाके अब मुझे ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों चीजें जो हैं जो ये कैपिटलाइज करके दिखानी है, तो इसके लिए मैं वर्किंग नंबर 2 कर लेता हूं यहां पे। अब वर्किंग नंबर 2 जी बेटा बताओ जरा। 12 ऐसे बस लिखना है, 12 जमा 48 जमा आंसर 70। ये 70 प्रोडक्ट एबीसी के अंदर हमने एडिशन किया है, ये नंबर 2, ठीक है। लाइसेंस को एंड पे कर लेते हैं अगर वो भूला भी हुआ है, बाकी तो सारा आगे 38 है ना जो पढ़ा हुआ है। लो जी पॉइंट 2 भी होगा। इसके जो एक्सपेंस वगैरह हैं वो जहां जाने जाएं हमारी बला से। आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 17 फेयर वैल्यू ऑफ एएल्स ओन कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एज 35। ये 35 भी ऐड कर देते हैं। मैं वैसे जरा चक्कर लगाने आया था भाई, एएल की अपनी कस्टमर लिस्ट है, अपनी कस्टमर लिस्ट नहीं रिकॉर्ड कर सकता, ये I38 ने मना किया हुआ है। मैंगो वाली तो इसलिए की है मोबाइल वाले भाई, वो तुम एक्स्ट्रा क्लास में मोबाइल यूज कर रहे हो उस्मान। अच्छा जी उस्मान भाई इतने मसरूफ हैं, उस्मान भाई को जरा हिलाना, आप एक्स्ट्रा क्लास में मोबाइल यूज कर सकते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा, चलो चलो मैंने भी माफ किया, दिल से नहीं। ओन कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड वो उसूल वही है अभी भी। क्यों हमने मैंगो वाली कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड की थी? क्योंकि हमने वहां पढ़ा था ये 5 जो हैं गुडविल, मास्टर्ड, वो जो भी थे 5, ठीक है, उनमें से अगर कोई परचेज करेंगे तो वो इंटेंजिबल है। अब मैंगो जब खरीदा सारा जाके तो उसकी कस्टमर लिस्ट के भी पैसे दिए तो वो परचेज था, इसकी अपनी लिस्ट इग्नोर करना था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 17 रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल वाज, गुडविल की लाइफ नहीं बता रहा, पता ही नहीं होती उसको, नॉर्मली हमें इंपेयर करना पड़ता है एनुअली। अल्लाह करे इंपेयरमेंट का डाटा दिया हो, मुफ्त के नंबर है। अच्छा जी अब ये रिमेनिंग लाइफ बता रहा है इस दिन खड़े होकर, तो अच्छा है ये 10 साल ही यूज करना है सबकी अमोर्टाइजेशन निकालने के लिए जो भी होंगे सिवाय गुडविल के। ऑन 31 मार्च, ओहो ये देखते हैं, सॉफ्टवेयर को भी रोक दो जरा, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप फॉलोज द रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर बाकी इंटेंजिबल्स। ऑन 30 जून 18 फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस 350 था, और ये मतलब की बात लग रही है मुझे, एमएल की गुडविल जो है वो इंपेयर हो गई है बाय, अच्छा अब मेरे ख्याल से गुडविल को इंपेयर करना है, उसको मोटाइज नहीं करना।
उसके अलावा लाइसेंस तो वैसे ही जरा पुराने चला रहा हूं, उनको साइड पे रखो। उसके अलावा क्या बचता है? कस्टमर लिस्ट, सॉफ्टवेयर को भी छोड़ दो, जरा डर गए उससे भी, उसमें डिस्पोजल आ रहा है, ठीक है, बाद में करते हैं, आसान आसान सवाल हल कर लेना, ठीक है। तो कस्टमर लिस्ट रह गई और एबीसी, प्रोडक्ट एबीसी कंप्लीट किस दिन हुई है? यकम मई को, तो मई और जून 2 महीने, अमोर्टाइज करेंगे इसको 2 महीने, ठीक है। ओपनिंग में कॉस्ट पड़ी थी 95 की, यानी कि हमने जो खरीदी है 70 मजीद आ गए, टोटल कितना बन गया? मेरे ख्याल में ये सबसे आसान है, हो सकता है सॉफ्टवेयर, ये कस्टमर लिस्ट, ये प्रोडक्ट एबीसी, कोई रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है इसका, डिस्पोजल कोई नहीं हो रहा, और यही क्या आ जाएगा? क्लोजिंग 165। अब इसकी अमोर्टाइजेशन चाहिए हमें, चाहिए, तो वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं जी। बोलो जी, 95 प्लस 70 कितना बनता है? 165। ये लाइफ इसकी नहीं पता, लाइफ इसकी नहीं पता। ये तो कह रहा था, सुनो इधर, यकम जुलाई 17 पर रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स जो है वो 10 है। थोड़ा सा फंस गए, अब हम क्या करें जी? अब मजबूरी है, फिर बाकियों की तरह से इसको भी अज्यूम कर लेते हैं 10 साल, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, डिवाइड बाय 10 इंटू 2 बाय 12, आंसर क्या आता है? 7.5 या 2.8 या 3 कर लो, गुजारा कर लो, अब मजबूरी है 2.75। क्यों जी, क्यों? क्योंकि उसने कहा था यकम जुलाई पे सारे इंटेंजिबल्स की रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, और हमारा ये वाला इंटेंजिबल जो है ये जाके तैयार ही हमारे इस साल में हो रहा है, तो फिर अब मजबूरी है, यहाँ पे सवाल में रुकना कभी भी नहीं है, बस नहीं समझ आ रही तो 10 साल ही ले लो, चलते जाओ, कोई मसला नहीं, गलत ही होगा ना मैक्सिमम जी। रीवैल्यूएशन मॉडल इस पे नहीं है, ठीक है। ये क्या किया था मैंने? अच्छा, ये इंपेयरमेंट के लिए छोड़िए, डिस्पोजल भी नहीं है, क्लोजिंग बताओ? नहीं नहीं, ये 2.75, और अब आएगा बुक वैल्यू, डन जी। कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन, 10 साल, कर लोगे? चलो नेक्स्ट। अब कस्टमर लिस्ट है, मेरे ख्याल में उसमें भी कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, बहुत सुकून से ये काम भी हो सकता है। ये रही 20 पे ही है, और ये कितना है जी? सिंपल 20/10 2, वर्किंग करनी है तो कर लेना, मैं तो इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, कर लेना वर्किंग, वो 20/10। तो इतना आसान सवाल भी हुआ करता है दुनिया में, एग्जिस्ट करता है इतना आसान सवाल। और क्या रह गया जी? गुडविल, मेरे ख्याल में वो भी आसान ही है, गुडविल भी मेरे ख्याल में आसान ही है, क्या ख्याल है? गुडविल को आपने मजीद तो कुछ कहना नहीं है यहाँ पे, ना रीवैल्यूएशन ना कुछ, ये 90 ही है, लेकिन ईयर एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट लगा और इंपेयर हुई है बाय, तो सिंपल कर दिया उन्होंने, बिल्कुल सिंपल कर दिया, वर्किंग नंबर 4। गुडविल कितनी है? कितने से इंपेयर हुई? कितना? 18 की एंट्री बताओ। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब जिन्होंने अलग सेक्शन रखा हुआ अलग जाके लिख दें, मैंने तो यहीं पे ही जान छुड़ानी है, इंपेयरमेंट लॉस भी यहीं पे लिखा, एक लाइन मैंने एहतियातन छोड़ दी थी, यहां पे आ गया इंपेयरमेंट लॉस जी। ये ना देखो इधर अमोर्टाइज नहीं होती, बाकी रीवैल्यूएशन मॉडल इसमें नहीं है, 18 रुपए से इंपेयर हुई और इंपेयरमेंट लॉस इसका 18 आ गया, और गुडविल राइट डाउन करके 72 पे लिख। सवाल में क्या है? कुछ नहीं है, लेवल आपका वो होगा जब आप सेशन के एंड पे होंगे, तो आप ये सब कुछ चीजें और बहुत सारी पढ़ के आप कहीं के कहीं आपका लेवल होगा, तो उस सूरत हाल में ऐसे सवाल का परिचय में आना, ये तो मुफ्त के नंबर ही होते हैं। आज भी थोड़ा सा हमने सिर्फ वो बिजनेस कम्बिनेशन की बात हल्की बुल्की की, उसके बाद हमारे काबू में था सवाल, ठीक है ना। अब रह क्या गया जी? सॉफ्टवेयर है, और अच्छा मेरे ख्याल में अब सॉफ्टवेयर वाला काम कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास तो पड़े कोई नहीं थे, ये सॉफ्टवेयर अगर 100 मिलियन ईच है तो 2 हैं, ओके, 2 में से एक बिक गया, कहां गया?
ये ऑन 31 मार्च 18 ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर, अच्छा 31 मार्च 18 पे बिका है सॉफ्टवेयर। ये हमने यकम जुलाई 17 पर, कैसे हो तुम दोनों, यकम जुलाई 17 पर खरीदे थे और 31 मार्च 18 तक कितने महीने, 9 महीने डेप्रिशिएट हुए। उसके बाद हमने 110 का इनको बेच दिया। अब मेरे ख्याल में तो डायरेक्ट ये काम भी हो सकता है, एंट्री करना चाहते हो तो कर लो, ऐसी बात में काट देंगे। अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, कैश डेबिट, सॉफ्टवेयर क्रेडिट। एक बिका है दो में से, कॉस्ट कितनी थी, जो उसकी फेयर वैल्यू थी एक्विजिशन के दिन, और वो कितनी थी 100 रुपए, तो 100 क्रेडिट। ये करना बिल्कुल नहीं है, बहरहाल अभी तो करना है। 100 बटा लाइफ इसकी भी कितनी थी 10 इंटू 9 बटा 12, बोलो कितने का बिका है, कितने का बिका है, कितना गेन है या लॉस है। भाई मेरी बला से मैं क्यों लिखूं, टाइम जाया क्यों करूं, मैं पीपीई का नोट बना रहा हूं तो मुझे सिर्फ यही दो चीजें चाहिए थी। एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे एसेट की कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, वो कॉस्ट ही थी हमारे लिए, फेयर वैल्यू 100, और एक्यूमुलेशन में से ये निकाल देंगे। तो ये तो पहले से ही तैयार था। सॉफ्टवेयर डिस्पोजल, जी बोलो डिस्पोजल, डिस्पोजल 100, ठीक है, और अक्यूमुलेट ऑप्शन माना भी पूरा नहीं हुआ लेकिन ये नंबर तो मिल गए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बनाना है तो बना लो, कैश लिखो गेन लॉस आ जाएगा। फर्क क्या पड़ता है पीपीई के नोट के लिए, लेजर बनाने लेजर बना लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है बाकी दोनों चीजों की। वैसे बाय द वे कितने का बिका था वैसे 100, तो गेन आ गया 17.5 का। अब बताओ ये 17.5 या 110 कहां गया, बाढ़ में गया, हमें क्या, पीपीई के नोट में तो नहीं आया, ठीक है डन। तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ वो निकालनी पड़ेगी, लेकिन पहले जरा ये डिसाइड कर लें कि इधर और कुछ भी नहीं है। ये कितना आता है 100, बस मुझे ये मिल जाए, अगला काम कोई नहीं है। अब ये निकाल लेते हैं, ये जरा वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि डिस्पोजल भी है। वर्किंग 5 हम निकाला करते थे इंट्रो FAR1 के अंदर डेप्रीसिएशन, जैसे ये वैसे निकाल लेते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका है, ये सॉफ्टवेयर का, ऑन एडिशन एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, याद है कुछ। अब 200 है माइनस 100 इंटू नहीं डिवाइडेड बाय 10, जी पूरे साल की डेप्शन आ गई, जो एक पड़ा है। जो निकल आया एडिशन तो है कोई नहीं, उसकी डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन तो 100 वही किया हुआ था, लेकिन वहां वाली नहीं देखनी, डिवाइड बाय 10 इंटू, क्योंकि ये तो करना ही नहीं ना हमने, जी जी बोलो। तो 17.5 पहले डेबिट होगा तो उसमें से 7.5 क्रेडिट हो जाएगा। वर्किंग का रेफरेंस देते जाना जी, ठीक है। 10 और ये 90, आ, 10 नहीं आता, छुट्टी देने लगा हूं। अब आप लोगों की शक्लें बनी, छुट्टी देने लगा हूं अब तो। चलो जी, अब रहेगा सिर्फ लाइसेंस। लाइसेंस जो है ना, लाइसेंस उसकी से वर्किंग कर लेते हैं, इधर ही कर लो। याद होगा आपको वर्किंग ऐसे किया करते थे आप, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड। मुझे तो परवाह ही नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो रिवन सरप्लस, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने जब नोट पीपीई का बनाना है तो मुझे सिर्फ इस कॉलम से सरोकार है। अब इसमें अगर किसी को मसला आए माफ कर देना, ये हम IAS 12 के अंदर इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने IAS 16 वाली रिवैल्यूएशन वहां पे जाके मुकम्मल रिवाइज करनी है। 2 दिन सिर्फ वो करना है, पुराने वाला करके फिर उसको IAS 12 के साथ मिक्स भी करूंगा, ठीक है। तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो 1 जुलाई 2017 पर रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है सवाल में, कितनी 450। मुझे क्या जरूरत, बताया तो उसने ये भी हुआ, लेकिन मैं लिखना भी पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। अब सारे एसेट्स की तरह से इस
नहीं, इसके बारे में तो देखना पड़ेगा। इसकी फेयर वैल्यू 30 जून पर उसने 350 दे दी है। अब इसको 30 जून 18 तक लाना तो है ना, तो 1 जुलाई पर रिमेनिंग लाइफ सारे, अच्छा गुडविल के अलावा सबकी ही 10 है, तो इसकी भी 10 है, बेहतरीन हो गया। अब 30 जून 2018 पर, हाँ डेप्रीसिएशन मतलब लिखने लगा था, अमोर्टाइजेशन 450 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू बताओ 400, मैं लिख कर फिर गायब करूंगा इसको, ठीक है। इसका सरप्लस कितना था, और इसको भी 3 से करके 20, लेकिन वैसे मेरा दिल इसलिए नहीं था ये लिखने का क्योंकि ये रिवाइज नहीं किया अभी आपने FAR 1 वाला, तो इसलिए कंफर्टेबल शायद ना हो, लेकिन ये तो बहरहाल याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, उसके बाद एक लाइन छोड़ते थे आप, और रीवैल्यूड, ये मैंने जो सवाल खुद करवाया है ना, ये जबरदस्ती करवाया, ये आप खुद कर सकते थे, बस वर्किंग डिस्कस करनी थी। तो जो आपको 15 मिनट ऊपर मांगे ना, जो 16 हो गए इस वक्त 17 जी, तो ये तो लॉस आ गया। अब 55 का लॉस है, पहले सरप्लस को खाएगा, बकाया 28 चला जाएगा इधर। लेकिन इधर देखो जरा, देखो जरा इधर, ये मुझे चाहिए ही नहीं होता, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये कॉलम। चलो ओपनिंग अज्यूम कर रहा हूं 0 है, सवाल ने बताया नहीं तो यही अज्यूम करूंगा, साल के एंड पे लाइसेंस रीवैल्यू हुआ होगा। इस साल की अमोर्टाइजेशन पहले चार्ज की, उसके बाद ट्रांसफर एंट्री हुआ करती थी, ट्रांसफर की, अक्यूमुलेटिव डेबिट एसेट क्रेडिट, यहां अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट हो गया। उसके बाद सरप्लस नहीं आया, लॉस आ गया 55। अच्छा, अब ये ना माजरत थोड़ी सी कर ले, मेरी कबूल, ये लाइसेंस समझ नहीं भी आया तो खैर है, कोई बात नहीं। नहीं मैं अगर नहीं भी आया, किसी को नहीं भी आया, हो सकता है ना किसी, और हो सकता है किसी को ना आया, उससे माजरत है, क्योंकि अभी आगे 16 में का रिवाइज करेंगे सरप्लस, तो इंशाल्लाह ये याद आ जाएगा। और सबको आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ऑनलाइन वाले बैठे बच्चे को नहीं समझ आया हो, कोई बच्चा कहीं और से पढ़ के आता है, फॉर्मेट डिफरेंट होता है, नहीं समझ आया होता, हो सकता है कोई बच्चा हो जिसको समझ ना आया हो, किसी FAR 2 दे लिया बेशर्मो, कहते हैं हमें समझ नहीं आया जी। एम्पेयरमेंट लॉस कोई नहीं है, डिस्पोजल भी कोई नहीं है, और ये 3, ठीक है जी। और वो सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फिर कभी बताऊंगा, ऐसे आप देखने लग जाएंगे, उसको देखना चाहेंगे उसको। नहीं वैसे आपने करना नहीं है, लेकिन वो सवाल मैं कह रहा हूं ना, दूसरा मैं देखना, ये काबिल लिमिटेड, होए चेक करो, इंपेयरमेंट के लिए कैश फ्लोज गिवन है, वो पहले लेक्चर में रिवाइज किए थे। फिर ये देखो लाइसेंस एक्वायर किया है, और यहां पे वो बोरिंग कॉस्ट भी है भाई इसके अंदर, यहां पे लाइसेंस को लेने के लिए कुछ पैसे लिए हैं, पता नहीं यहां पर पैसे लिए हैं, हाँ यहां पे पैसे लिए हैं, ये ERP के लिए पैसे लिए हैं, और बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सवाल मैं करवा नहीं रहा, वैसे कह रहा हूं कि ये सवाल जब तक करवाना तो घर ना जाना आप लोग मुझे छोड़ के, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।